नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आरा से, जहां एक युवक की मोटर चोरी के आरोप में लोगों ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से भी युवक की पिटाई हुई है और फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है और ये घटना 31 मार्च की बताई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश में युवक पर झूठा आरोप लगाकर दबंग ने उसकी पिटाई कर दी और फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 31 मार्च की ये घटना बताई जा रही है, जहां मोटर चोरी के आरोप में युवक को गांव के ही कुछ लोग पकड़ते हैं और खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुरानी रंजिश है और झूठा आरोप लगाते हुए। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी, दरअसल पुलिस की कार्रवाई इससे समझा जा सकता है कि 31 मार्च की यह घटना है, जहां पर मोटर चोरी के आरोप में दरअसल ये आपसी रंजिश में इस युवक की पिटाई हो रही है। और बताया जा रहा है कि आरएसओपी के जो चौकीदार हैं वो है। जब इस बाबत हमने अररिया आरएसओपी के थाना प्रभारी से जब बात की तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जाहिर कर दी। उन्होंने बताया ही नहीं कि ऐसी कोई घटना है। तो इससे समझा जा सकता है कि जो है इस ऐसे मामले में पुलिस क्या कर रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी देर के बाद वो अररिया एसपी से मिलने जा रहे हैं और इसकी लिखित शिकायत करेंगे। आखिर कोई भी दबंग और किसी तरह का जो कोई मामला होता है तो आखिर कोई शख्स जो है दबंग अपने कानून को जो है अपने हाथों में कैसे ले सकता है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है दबंग लगातार लाठी से और खूंटे से बांध कर इस युवक की पिटाई कर रहे हैं। जी, और सतीश, देखिए इसमें दो तरह की बात सामने आ रही है। पहली तो ये कि कुछ लोग हैं मोटर चोरी के आरोप में उसे पकड़कर पीटते, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपसी रंजिश है, कोई पुरानी रंजिश है और झूठा आरोप भी लगा रहे। तो अब तक ये साफ नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, दरअसल ये पुरानी रंजिश ही है। वहाँ पर इस लड़के यह जो लड़का है मिथिलेश है और स्थानीय जो लोग जो मारपीट कर रहे हैं दबंग, वो पुराना एक मामला चल रहा था। और जो मोटर चोरी का जो आरोप है तो पंचायती भी होती है। जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि हम लोगों ने मोटर जो हमने चोरी नहीं की वो मोटर भी हमने दे दिया। इसके बावजूद जो है इस तरीके से लगातार लाठी और खूंटे से बांधकर जो पिटाई हो रही है तो जिले में जो कानून व्यवस्था है साफ तौर पर स्पष्ट होती है कि किस तरीके से इस इलाके में पुलिस काम कर रही है। जी चलिए सतीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर नवादा से, जहां ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बताते चले कि एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गला रेतकर, और उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की बताई जा रही है और थाने में जाकर हथियार के साथ आरोपी ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्यारे दीपक चौधरी के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। पिछले 1 साल से उसका रांची में इलाज जारी था। 2 दिन पहले अपने पिता की पिटाई कर घुटना भी उसने तोड़ दिया था और आज पत्नी और दोनों बच्चियों का गला रेतकर उसने निर्मम हत्या कर दी। कल के डेट में हुआ था, फिर वो बोला है कि हम आगे मम्मी हमारे दिमाग में काम करो कब क्या कर देते हैं। अच्छा। तो इससे मतलब कि कभी उसका दिमाग कुछ हो जाता था तो यही सारी कहानी बताया। आज के डेट में हुआ दोनों, फिर सुबह दोनों में अभी भी ठीक खाना बनाया, फिर बोला कि मेरा दिल कुछ करेगा तो फिर कर देंगे। तो वही कहानी बोला ठीक है, तो वही कहानी जाकर दोनों खेत पर गया। अचानक कैसे कब क्या हो गया कोई पता नहीं। ये हले वो जा हलिया मनुआ राखी बांधे हले तो हमने से नहीं बना है, बोले मनुआ के गाड़ी गुप्ता करू हले। अच्छा। जे मैं बोलो हले ओकरे मारपीट करू हले। ये कितना दिन से हो रहा था? ये लगो साल भर से इसे इलाज चल रहा था उसका? हाँ, इलाज चल रहा था। आज क्या हुआ? आज हम नए अपन ससुराल में रहे।
और केवटी विधानसभा से विधायक मुरारी मोहन झा का एक वायरल वीडियो हो रहा है और ये वीडियो 21 मार्च की बताई जा रही है, जिसमें थानेदार की विधायक जमकर उसे फटकार लगा रहे हैं। वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां थानेदार की वो जमकर क्लास लगा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि थाना प्रभारी शिव कुमार यादव एक युवक की पिटाई कर उन पर आरोप लगाए, जिसके बाद विधायक अचानक थाना पहुंच गए और दारोगा की कुर्सी पर बैठकर थानेदार की क्लास लगा दी। विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और वहीं थानेदार से माफी भी मंगवाई और फिलहाल कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं और ये घटना 21 मार्च की बताई जा रही है। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना आपका। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, प्रेस स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं होता। हम देखेंगे ना उसको, स्टेशन डायरी। आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी? है, रखा हुआ है। लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का? बुलाओ। नहीं, अभी मैनेजर नहीं है, कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर। कोई नहीं है। क्या है कस्टडी उसका स्टेशन डायरी का? इसी रास्ते में हमको इतना लोग बोला है सर, उसको ये मारा वो मारा, अकच्छ हो गए हम। तब हम बोले जब इतना मार मारा है, इतना आदमी बोल रहा है, तब हमको एक बार संज्ञान में लेना चाहिए। तब हम इसके यहाँ घर पर भी गए और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि हमने मारे, वो बोल रहा है कि हमको ये मारे हैं और 4 गो सिपाही मारा है। इनका स्टेशन डायरी नहीं है। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब क्या होना चाहिए, आप बताइए। देखते हैं सर, है नहीं, वो लड़का से गलती मांगिए आप, लड़का से गलती मांगिए। क्या है आप उसको मारे, गलती मांगिए। उससे गलती मांगिए, वो माफ कर देगा तो हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं वो दिमाग में मत लीजिए। थानेदार होने के नाते हम देते हैं नैतिक जिम्मेदारी। और अगली खबर बोकारो से, जहां जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में एक बाघिन की मौत हो गई। आपको बताते चले कि साल 2012 में भिलाई से इसे यहां लाया गया था और इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के फॉरेस्टर मौके पर पहुंचे और अपनी देखरेख में पोस्टमार्टम कराने की बात उन्होंने कही है। जैविक उद्यान में तैनात बोकारो स्टील के अधिकारी ने बताया कि बाघिन ने अपनी उम्र पूरी कर ली थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह आखिर क्या थी। 20 मिनट की कैजुअल्टी हुई है और एज इसका मेन रीज़न है, इसका एज ये 16 साल से ऊपर के लगभग का हो गया और बाघ की उम्र करीब करीब 12 से 15 साल होती है। तो ये अपना एज जो है ये अपना पूरा कर चुका है। कब से बीमार था? बीमार नहीं है, ये ओल्ड एज है, उसका एक भी दांत नहीं है, सारे दांत उसके झड़ चुके हैं। मिला कि एक नीचे करो टाइग्रेस थी, उसकी मौत हो गई है। तो उसके जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी जैसा कि बताया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा कि इसकी मौत ओल्ड एज के कारण हुई है, वैसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई विशेष कारण नहीं था। और चलिए कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बता दें कि बाघ की खासियत क्या कुछ है। 10 पॉइंट्स आपको हम बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आपको बताएंगे आखिर इसकी खासियत क्या क्या है। तो बाघ जो है वो बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है और बाघ की उम्र जंगल में करीब 10 साल और जू में करीब 20 साल तक होती है। बाघ जो है वो 300 किलो वजनी और 13 फीट लंबा तक हो सकता है और सफेद रंग का बाघ पैदा होने का जो चांस होता है वो 10,000 में 1 होता है। बाघ के शरीर की जो धारियां होती है वो फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक होती है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और लगातार 6 किलोमीटर तक तैर भी सकता है। साथ ही 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची छलांग भी बाघ लगा सकता है। बाघ की दहाड़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और एक रात में बाघ 27 किलो मीट खा सकता है और बाघ धरती से 3,960 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं।
और आज जो बिहार झारखंड सहित तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप है। दरअसल आईएमए ने आज हड़ताल किया, जिसका जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए ने राजस्थान की डॉक्टर अर्चना के सुसाइड को मर्डर बताया है और वहीं सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग भी की है। डॉक्टर की हड़ताल की वजह से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है और वहीं मरीज जो है वो काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। और राजस्थान के दौसा में डॉक्टर की मर्डर के बाद से लोगों में आक्रोश है, डॉक्टरों में नाराजगी, और इसे लेकर आज हड़ताल जारी। आपको बताते चले कि राजस्थान के साथ साथ देश के कई प्रदेश में प्रदर्शन जारी है और पटना में सुबह से डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। मरीज ओपीडी अब पहुंच रहे हैं लेकिन डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। पटना पीएमसीएच का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। दौसा में लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां पूरे देश भर के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं आज आईएमए ने सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक तमाम चिकित्सीय कार्य जो है वो बंद करने का अपील किया है डॉक्टरों से। और उनका कहना है कि जिस ढंग से डॉक्टरों आत्महत्या किया है और डॉक्टर असुरक्षित हैं, उसे देखते हुए आज पूरे दिन चिकित्सीय कार्य बंद करने का ऐलान किया है। देखिए, अभी हम ओपीडी में खड़े हैं पीएमसीएच में, लेकिन सुबह में यहाँ पे इसका कोई असर जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिलहाल ओपीडी जो है वो चल रहा है। जो आईएमए ने ये भी अपील किया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से खुली रहेगी, इमरजेंसी सेवाओं पर किसी ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपीडी सहित तमाम जो चिकित्सीय कार्य है वो डॉक्टर बंद रहेंगे। गौरतलब है कि जिस ढंग से अर्चना शर्मा जो वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, वहाँ पे एक मरीज की मौत होती है और उसके बाद जिस ढंग से उन पर केस दर्ज होता है, प्रदर्शन होता है, इसे लेकर के वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद वो आत्महत्या कर लेती हैं। और ये घटना ने पूरे चिकित्सीय जगत को स्तब्ध कर दिया और उसके बाद तमाम जो डॉक्टर हैं वो इसका विरोध में उतर आए हैं। और आज आईएमए ने इसका अपील किया है कि तमाम चिकित्सीय कार्य बंद रहेंगे। हालांकि सुबह में देखिए, अगर ओपीडी की बात करूं तो ओपीडी के तमाम जो काउंटर हैं वो यहाँ पे खुले हुए हैं सुबह के 8 बजे से ही। और यहाँ पे जो परिजन हैं, जो लोग हैं दिखाने वाले, तो वो यहाँ पे ओपीडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर और अपना इलाज करवा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है डॉक्टर के इस अपील का, आईएमए के अपील का कितना असर रहता है। लेकिन इतना तो साफ है कि अर्चना शर्मा के आत्महत्या के बाद चिकित्सा जगत में नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और रामनवमी से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों को आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत और नेपाल के बीच 8 साल से बंद जो रेल सेवा है वो आज से बहाल हो जाएगी। 12:20 का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से रेल सेवा का विधिवत उद्घाटन दोपहर 12:20 पर करेंगे और जयनगर कुर्था वाया जनकपुर 34.9 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर स्थित सभी स्टेशनों और हॉल्ट को जो है वो सजाकर और संवारकर तैयार कर दिया गया है। बिहार और नेपाल के नागरिक उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। रेल का परिचालन शुरू होते ही नैरो गेज पर ट्रेन परिचालन वाली स्थिति में भी बदलाव आ जाएगा और ट्रेनों के परिचालन से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। और अब बात बिहार में योगी मॉडल की। दरअसल तारकिशोर प्रसाद से योगी मॉडल को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने बहुत ही सधे हुए जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में योगी मॉडल की ज़रूरत है, लेकिन बिहार में क्राइम कंट्रोल पर है और लगातार चीज़ें बहुत ही व्यवस्था से चल रही है। आपको बताते चले कि इन दिनों बिहार की सियासत में योगी मॉडल की खूब चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से जब बिहार के योगी मॉडल लागू करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी मॉडल की ज़रूरत है, लेकिन बिहार सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से सक्षम है। दल की जरूरत है, लेकिन बिहार इसमें सक्षम है कि बिहार
बेहतर ढंग से बिहार का विकास हो सके, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम सब आवश्यक कदम उठा सकें, इसके लिए बिहार स्वयं सक्षम। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई। आपको बताते चले कि आरजेडी कांग्रेस ने इसे राजनीति बताया है, तो वहीं बीजेपी इसे कह रही कि 2005 और 10 का ही ये योगी मॉडल जो है वो बिहार का मॉडल है। डिप्टी सीएम आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। अब बिहार में नीतीश मॉडल को सत्ता में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने खारिज कर दिया। बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो खाली करें। विपक्ष का उपहास उड़ाना, विपक्ष की बातों का मजाक उड़ाना नीतीश कुमार जी की आदत रही है। हम लगातार कहते रहे कि बिहार में महाजंगल राज है, नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं, लेकिन अब तो उनके अपने उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में बहुत क्राइम है और इस क्राइम को रोकने के लिए दूसरे किस्म का आपराधिक मॉडल अपनाना होगा। एक क्राइम को रोकने के लिए दूसरा आपराधिक गिरोह खड़ा करना होगा और वो बार बार कह रहे हैं कि योगी मॉडल अपनाओ। मतलब नीतीश मॉडल फेल है, पूरी तरह से विफल है, ये नीतीश कुमार के अपने उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दोनों एक ही मॉडल है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और इसी मॉडल को लोग पसंद करते हैं। जन जन का ख्वाहिश रहता है कि कानून व्यवस्था इसी तरीके से चला है। बिहार जैसे बीमारू राज्य को भी विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए नीतीश मॉडल का जो यह योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने उन्हें 16 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। वो जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, बिहार की जनता अपना भरोसा, अपनी मुहर उसी गठबंधन पर लगाती है। और झारखंड में हिंदू नववर्ष और रामनवमी और सरहुल को लेकर लोगों में उत्साह है। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आज लोहरदगा में पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया, लोगों को बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के खास इंतजाम पूरे हो चुके हैं। आपको बताते चले कि एसडीओ की अगुवाई में फ्लैग मार्च की शुरुआत सदर थाना परिसर में हुई, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों से गुजरा और इस दौरान लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई गई और एसडीओ ने लोगों से रामनवमी और सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की है। एहतियाती है हम लोगों का छोटा सा फ्लैग मार्च, हम लोग अपनी ओर से एक बार एक्सरसाइज कर लेना चाहते हैं। रामनवमी के, कल के 9 वर्ष पर यात्रा के, सरहुल के, पुलिस के लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। तैयारी हम लोग की बहुत अच्छी है, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और सरहुल और रामनवमी को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर रांची प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। आपको बताते चले कि सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर लोगों पर रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम सरहुल और रामनवमी को लेकर पूरी कर ली गई है। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा के तय रूट के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पर्व को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने को लेकर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इस बार पुलिस की नजरों से बचना आसान नहीं है। रांची में पुलिस के साथ सीआरपीएफ, आरबीआई, एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है और इसके साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और सोशल साइट्स पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कंट्रोल रूम और जो C4 जो यहाँ स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है, दोनों का इंटीग्रेशन किया गया है और वर्तमान में जो स्थिति है कि हम लोग वहाँ का पूरा फुटेज जो है स्मार्ट सिटी जो CCR है, जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ का सारा फुटेज जो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के कैमरे भी पहले से उपलब्ध हैं, तो कवरेज हमारी बड़ी है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अच्छी बात है, बिकॉज जितना CCTV कवरेज बढ़ता है उतना ही पुलिस के लिए निगरानी करना लाभदायक होता है, आसान हो जाता है। और अगली खबर गोड्डा से। आपको बता दें कि 25 मार्च को हुए हत्या मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक युवती को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि पुलिस की स्पेशल टीम ने हत्या के आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरगामा थाना क्षेत्र के सुरनिया में प्रेम संबंध में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी को भी जब्त कर लिया है। लोगों ने आज एक महिला को अरेस्ट कर लिया है, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने कैसे उसको जो है मारा है। क्या हम लोगों को रस्सी का भी बरामद हुआ है, जो जिससे
गला में जो है फंसा के मारा, स्ट्रैंगुलेट किया है, तो वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। और ये बेसिकली जो है प्रेम प्रसंग का मैटर था और इसमें जो है जो लड़की मारा है वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां वसंत भूपति अपने परिवार से काफ़ी साल बाद मुलाकात उनकी हुई और इसमें जो अहम भूमिका है वो सोशल मीडिया के ने भी निभाई। आपको बताते चले कि वसंत विभूति 3 साल बाद अपने परिवार से मिल सके और इसमें खास भूमिका सोशल मीडिया ने निभाई। दरअसल पाकुड़ के श्यामपुर गाँव के वसंत विभूति गुजरात के सूरत में काम करने गए थे। काम नहीं मिलने से वे वरछा पुल के नीचे रहते थे, जहां पर पैर में उन्हें चोट की वजह से संक्रमण भी हो गया था। एकाकी जीवन जी रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के अभियान के तहत वहां के प्रशासन ने उन्हें सीनियर में भर्ती कराया, जहां से उन्हें शेल्टर होम में एडमिट कराया गया। और इस बीच एक सैनिक को सोशल मीडिया पर सर्फिंग के दौरान जब वसंत भूपति के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी और जिसके बाद परिजनों ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत की और उन्हें लाने सूरत पहुंचे और अब वसंत के पैतृक गांव ले लाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आय से अधिक मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई निगरानी विभाग की टीम की ओर से किया गया है। आपको बताते चले कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मुजफ्फरपुर की बीएसओ के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 12 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोने के जेवर बरामद किए गए। ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। तो ये बड़ी खबर, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां मुजफ्फरपुर के बीएसओ के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला। और आज चैत्र नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आपको बताते चले कि चैत्र नवरात्र को लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और यहां सुबह से ही भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय से हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु फल फूल बेलपत्र लेकर मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और गोलघर के पास श्री श्री अखंड वासिनी मंदिर में 120 सालों से लगातार अखंड ज्योति जल रही है और तमाम जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारी संवाददाता विनीत मिश्रा ने इसका जायजा लिया, देखिए। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज तमाम मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। आज से 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। ऐसे में हम इस वक्त एक ऐसे मंदिर में पहुंचे हैं जहां पिछले 120 सालों से मां के सामने अखंड दीप जल रहा है। 120 सालों से इस मंदिर में अखंड दीप जल रहा है और इस मंदिर का नाम अखंड वासिनी मंदिर है, जहां हमेशा मां की भक्ति में भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन खासकर अगर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र की बात करें तो यहाँ भक्तों की भीड़ हजारों की संख्या में प्रतिदिन मां के मंदिर में पहुंचती है। मां के सामने भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और कई ऐसे भक्त हैं जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। 30 साल 40 साल से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और उनकी मान्यताएं हैं कि उनकी मुरादें माँ जरूर पूरी करती। कितने सालों से आ रही हैं आप? 30 इयर्स। 30 सालों जब मेरी शादी हुई थी, अब शादी के 30 इयर्स हो गए। कितना आस्था है माँ में? बहुत आस्था है। जब भी कुछ कष्ट संकट आता है सिर्फ ध्यान ही कर लेते, माँ संकट दूर कर देती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।